तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का जो आपका लेखा शास्त्र का पेपर होने वाला है ना, ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख कर जाइएगा अच्छे से, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। ये आपके पेपर का कोड है। देखिएगा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका लेखा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं, जो कि इस प्रकार का होगा, जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 अंक का पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। आप देखिएगा इसके बाद में आगे का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और उसके बाद में देखिएगा टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा आपका ये वार्षिक परीक्षा का पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा टोटली इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और आपके पेपर का कोड कुछ इस प्रकार का ये होगा। आप सब लोग इसको देख लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया यहाँ से, लेखांकन किस पद्धति जिसमें उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं लागत लेखांकन। यहाँ पर आपको लागत लेखांकन लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जा सकती है। तो देखो क्या लाई जा सकती है, समानता, एकरूपता, उपयोगिता या ये सभी। तो यहाँ पर आपको लिख लेना ये सभी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो देखो कब किया गया था, 1494 में किया गया था। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग अपने पूरे पेपर को समझ लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अगला क्वेश्चन लिखा चेक है। तो देखो चेक एक क्या है, एक बेचान साध्य विलेख है चेक। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई, यह अशुद्धि है। तो देखो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, सैद्धांतिक अशुद्धि। उसके बाद में पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जाता है। तो देखिएगा पूर्वदत्त जो व्यय होता है ना, इसको संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो छठे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अब उसके बाद के क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। रिक्त स्थान किस प्रकार से आपसे पूछे गए, पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नगद बट्टे का लेखा व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको व्यापारी लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो देखो 1 वर्ष होती वित्तीय वर्ष की अवधि। तो यहाँ पर आपको 1 वर्ष लिख लेना है। को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। किसको, लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। उदार क्रय का लेखा क्रय भई में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रय भई लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती है। तो देखो यहाँ पर आपको तलपट लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको व्यापार खाता लिख लेना है। उसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं, से पूंजी घटती है। तो देखो किससे, हानि, आहरण व आहरण पर ब्याज से पूंजी घटती है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब उसके बाद में देखो ये सही जोड़ी इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछी जाएगी। तो सही जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है। तो देखो लाभ होता है। उसके बाद में लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक है, इसका राइट आंसर होगा। दोहरा लेखा प्रणाली, तो देखो पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। संपत्ति का क्रय, मुख्य जर्नल, इसमें आपको मिलान कर लेना है। आयकर विभाग द्वारा मान्यता, तो देखो क्रमागत ह्रास पद्धति में। और इसके बाद में देखो देनदार खाता, तो देखो उधार विक्रय की राशि। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन,
एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। अब देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देने हैं। सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है, तो देखो 1 वर्ष की होती है। संपत्ति खातों में शेष क्या होता है, तो देखो डेबिट होता है। यहाँ से आप सब लोगों को इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, माल वापस आने पर किस भई में लेखा किया जाएगा, तो देखो विक्रय वापसी भई में लेखा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है, तो देखो पासबुक दी जाती है। पासबुक यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। माल बिक्री करने पर लेखा पुस्तकों में न करना कौन सी अशुद्धि है, तो देखो यह अशुद्धि है भूल चूक की अशुद्धि। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, चुंगी को किस खाते में लिखते हैं, तो देखो व्यापार खाते में इसको लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, डूबत ऋण का संबंध किससे होता है, तो देखो देनदार से होता है। तो यहाँ से आपको देनदार लिख लेना है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इसको नोट भी कर लें। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, ये बिल्कुल सत्य होगा। लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है, ये भी असत्य होगा। भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जाता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है, तो देखो ये भी असत्य होगा। जब अंतिम रेतरिया तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्टे में लिखते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में पेपर आपका इस प्रकार का आएगा। आस्थगित आगम व्यय क्या है, लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता आपको बतानी है। दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। रोकड़ बही के 2 लाभ आपको बताने हैं। रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, ये भी आपको बताना है। आप उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, विक्रय बही में किन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता, उन व्यवहारों को लिखिए जिनका लेखा पासबुक में है किंतु रोकड़ बही में नहीं होता है। उसके बाद में देखो बैंक समाधान विवरण क्या से आपको बताना है। सैद्धांतिक अशुद्धि को आपको बताना है। उसके बाद में देखो अप्राप्य संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उपार्जित एवं अनुपार्जित 2 अंतर आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो रोज नामचे के विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन आपको करना है। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। प्रश्न नंबर 17 लिखा गया है, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, 19वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है और 19 के बाद में देखिएगा 20वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, 22वां क्वेश्चन ये लिखा है और 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग यहाँ से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, जिससे कि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।